हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। भारत के सबसे ताकतवर राजाओं की लिस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक और हर्षवर्धन तक और पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप तक, मुगल काल में देखा जाए तो अकबर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक सभी की बात होती है। लेकिन अक्सर दोस्तों, लोग इस लिस्ट में एक ऐसे राजवंश के बारे में बात करना भूल जाते हैं जिसने भारत के बाहर भी जाकर राज किया था। उसके कब्जे में श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया और सिंगापुर जैसे देश हुआ करते थे। करीब 1000 साल तक इस डायनेस्टी ने इंडिया में रूल किया था और इसके राजाओं ने साउथ इंडिया पॉलिटिक्स पर काफी असर डाला था। चोल साउथ इंडिया के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। चोलों का जिक्र वैसे तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मिलता है, यानी कि मौर्य काल के दौरान अशोक के काल में। वहीं दूसरी तरफ संगम साहित्य और तमिल साहित्य में चोलों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन ये सारे सबूत बहुत कम है, यानी कि शुरुआती चोल राजाओं के बारे में हमें बहुत कम जानकारी। लेकिन फिर 9वीं शताब्दी में विजयालय चोल के अधीन चोल साम्राज्य बहुत तेजी से उभरा। 9वीं सदी में पल्लव और चालुक्य राजवंश अस्तित्व में थे। विजयालय चोल के बारे में कहा जाता है कि वो पल्लव राजाओं के सामंत थे। विजयालय के शासन के दौरान उन्होंने कई शिलालेख और ताम्रपत्र खुदवाए, जिनकी बदौलत आने वाले समय में लोग उनके बारे में जान पाए। चोल साम्राज्य अपने राजा अरुलमोझवर्मन के शासनकाल में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। ये साल 985 में गद्दी पर बैठे और इन्हें दुनिया राजराज प्रथम के नाम से जानती है। दरअसल ये उनका नाम नहीं बल्कि इनकी उपाधि थी। नीलकंठ शास्त्री नाम के इतिहासकार ने अपनी किताब द चोलाज में लिखा है कि राजराज प्रथम और उनके वंशजों ने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जिसकी कैपेसिटी यूरोप के एम्पायर की तरह थी। इतिहासकार बताते हैं कि राजराज प्रथम के राज्य के दौरान उनके शासन में बहुत परिवर्तन आया। राजराज प्रथम को तीनों लोकों का सम्राट या संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बताया गया। ये बात इसलिए भी कही होगी क्योंकि उस समय तमिलकम के क्षेत्र में चोल, पांड्य और चेर 3 ही साम्राज्य हुआ करते थे। आज के समय में तमिलकम के क्षेत्र को समझना हो तो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से जुड़े क्षेत्र को हम तमिलकम कहते थे। जब राजराज प्रथम राजा बने तो उन्होंने अपने एम्पायर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया। ये सभी उन्होंने किया समुद्री व्यापार की बदौलत। समुद्री व्यापार करने के लिए आपको एक अच्छी नेवी और अच्छे खासे जहाजों के संगठन की जरूरत होती है। राजराज प्रथम के दौर में ये सब कुछ बहुत अच्छे से डेवलप किया गया। चोलों ने कोरोमंडल तट से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर तक के ट्रेड को कंट्रोल किया। इस काम के लिए उनके पास बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे और उनमें से एक बड़े जहाज का नाम कोलांडिया हुआ करता था। इन बड़े बड़े जहाजों का इस्तेमाल गंगा की यात्रा के लिए किया जाता था। ये बड़े वाले जहाज मलाया और सुमात्रा तक जाते थे। वहीं हल्की और लोकल कोस्टल बोट्स भी हुआ करती थीं, जो लोकल लेवल पर आने जाने के लिए या ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती थीं। दोस्तों, राजराज प्रथम को पता था कि वो समुद्री व्यापार के जरिए दक्षिण के बाकी राजाओं से काफी आगे निकल सकते हैं। अगले कुछ सालों में राजराज प्रथम ने अपने आप को साउथ इंडिया के सबसे बड़े मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में डेवलप कर लिया था। 10वीं सदी के खत्म होते होते उन्होंने पांड्य राजाओं के पूरे एरिया पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद वो इंडिया से बाहर निकल गए और श्रीलंका पर कई हिस्सों को जीतकर वहां शिव मंदिरों का निर्माण भी कराया। दोस्तों, राजराज चोल के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल ने भी चोल साम्राज्य को काफी आगे बढ़ाया। ये वही राजा चोल थे जिन्होंने 1025 में बंगाल के पाल राजाओं को हराया था। जीत के जश्न में उन्होंने अपनी राजधानी को तंजावुर से गंगईकोंडापुरम में शिफ्ट किया। जो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में था, वैसा ही मंदिर उन्होंने यहाँ पर भी बनवाया। राजेंद्र चोल को इसी जीत की वजह से गंगईकोंड चोला भी कहा जाता है, जिसका मतलब है गंगा को जीतने वाला। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बाहर भी किया था। साल 1025 में उन्होंने अपनी नेवी को इंडोचीन, मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया में भेजा। इस तरह से चोल राजा ज्यादा से ज्यादा अमीर होते चले गए। ये वो दौर था जब साउथ इंडिया का हर एक ट्रेड रूट और हर एक एरिया चोल राजाओं के कंट्रोल में हुआ करता था और इसका सारा पैसा चोलों के पास ही जाता था।
साउथ इंडिया में चोल वो राजा थे जिन्हें हराने वाला कोई नहीं था। इस तरह साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज हुआ। कंबोडिया और थाईलैंड के राजाओं को ब्राह्मण देवता के रूप में पूजा जाना चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। राजेंद्र चोल चोल राजाओं के सबसे महान राजा थे, लेकिन साल 1070 में उनकी मौत के बाद चोल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। इस तरह चोल कई सालों तक साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते रहे। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर हम इतने बड़े साम्राज्य के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? आखिर क्यों हमारे पास मुगलों से कम जानकारी इस राजवंश के बारे में है? जब हम इतिहास में जाते हैं तो ये जान पाते हैं कि उस समय के सोर्सेस काफी कम थे। अगर हम मुगलों से इस बात को कंपेयर करें तो मुगलों के पास अपने स्वयं के इतिहासकार हुआ करते थे, जिन्होंने मुगलों के हर एक पहलू पर जोर डाला है। लेकिन चोलास के बारे में जानने के जो भी प्राइमरी सोर्स हैं, वो ताम्रपत्र हैं, जो कि मंदिरों में रखे हैं, और दूसरे भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हैं। जितनी जानकारी हमें मुगलों के बारे में मिल जाती है, उतनी साफ तस्वीर चोलों के बारे में बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में चोलों के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।